हाँ तो भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी। ये जो चैप्टर है इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है क्लास 12 फिजिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो वेटेज है यानी इसके जो मार्क्स है 7 मार्क्स का चैप्टर आता है आपके। ठीक है, तो इसके जिस भी स्टूडेंट्स को पास होना है उसके लिए भी ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिस स्टूडेंट का टारगेट है कि मैं 100 में से 100 लाऊं फिजिक्स में, 95 प्लस लाऊंगा फिजिक्स में, उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरी बात और है इस चैप्टर की जिस वजह से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है सुनो। कई टीचर्स जो होते हैं, कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बताते हैं कि ये चैप्टर जो किरण प्रकाशिकी है बहुत टफ चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर है, हर कोई बच्चा इसको ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो ये बैठा दो दिमाग में, ये जो चैप्टर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क्स की वजह से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है ये किसी भी चैप्टर से लिंक नहीं करता है। समझ रहे हो? ये जो चैप्टर है ना अपने पास किरण प्रकाशिकी, ये किसी और चैप्टर से लिंक नहीं है। जैसे अपन एग्जांपल ले तो क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो किस चैप्टर से लिंक है? चैप्टर नंबर 2 से। सेकंड चैप्टर किस चैप्टर से लिंक है? चैप्टर नंबर 3 से। तो इस तरह से हर चैप्टर किसी ना किसी चैप्टर से लिंक है ही। लेकिन ये जो चैप्टर है ना भाई, इसका खुद का एक अलग स्वैग है, ये अलग से वेटेज लेके बैठता है, ये किसी भी चैप्टर से लिंक नहीं है। ठीक है, तो इसकी पहली बात तो सबसे बढ़िया क्या हो गई कि किसी भी चैप्टर से लिंक नहीं है। तो यानी अगर आपका ऐसा हो कि यार अभी तक के जो 8 चैप्टर है फिजिक्स के वो अपने को याद नहीं है, तो फिर भी आप इसमें 7 आउट ऑफ 7 नंबर ला सकते हो बोर्ड में। क्यों? क्योंकि पहले के किसी भी चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये खुद का एक अलग ही स्वैग है इसका, ये अलग चलता है खुद का एक पूरा चैप्टर। पहले के चैप्टर से कोई मतलब नहीं है कि पहले का नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा किरण प्रकाशिकी जो ये चैप्टर है वो। तो हमारे चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये प्रकाशिकी क्या होती है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? किरण प्रकाशिकी। तो ये प्रकाशिकी क्या होती है? लिखो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश तथा इससे संबंधित विविध घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश तथा इससे संबंधित विविध घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रकाशिकी। ठीक है, तो प्रकाशिकी आपकी हो गई कंप्लीट। अब देखो इसका मतलब तो समझ में आ चुका प्रकाशिकी का तो आपको। अब ये प्रकाश क्या होता है? कई बार जो हमसे बड़े होते हैं घर में वो हमसे पूछते हैं कि अभी क्या पढ़ा तुमने, क्या पूछते हैं क्या पढ़ा तुमने आज पूरा। अब तुमने क्या पढ़ा? रे ऑप्टिक्स पढ़ा, किरण प्रकाश की चैप्टर तुमने पूरा याद कर लिया, एक एक डेरिवेशन याद कर ली, उसकी पूरी न्यूमेरिकल जो है तुमने सब निकाल लिए, सब लगा लिए। और वो तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि भाई तुम्हारे चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी, तो तुम मुझे बता दो कि प्रकाश क्या होता है, डेफिनेशन बोल दे इसकी। वो सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ये। ठीक है, और उस पॉइंट पे क्या करोगे? तुम अटक जाओगे कि हमें पता ही नहीं प्रकाश क्या होता है, हमने तो सीधी सीधी डेरिवेशन रटी है, हमने सीधे सीधे न्यूमेरिकल रटे हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, प्रकाश भी हमें पता होना चाहिए क्या होता है, कि बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या पता बोर्ड में आ गया प्रकाश क्या होता है और उधर 1 नंबर सबके कट गए, क्या पता ही नहीं यार प्रकाश क्या होता है। तो वो लिखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग जो हमें चारों ओर की वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग जो हमें चारों ओर की वस्तुओं या फिर पदार्थों को देखने की योग्य बनाता है उसे हम कहते हैं प्रकाश। ठीक है, अब एक टेबल बढ़वा ले, वो टेबल ध्यान से देखना।
ये जो टेबल बनवाएंगे ना, वो किस चीज की टेबल है? विविध जो प्रकाश है, कई तरह के प्रकाश। अब प्रकाश ऐसे थोड़ी होता है बस प्रकाश लिख दिए, प्रकाश का टॉपिक कंप्लीट। प्रकाश भी कई तरह के होते हैं, कई किरणें होती है प्रकाश की भी, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है, अवरक्त किरणें, रेडियो किरणें, ये कई तरह की होती है। तो इनकी हम क्या करेंगे तुलना। वो किस तरह से करेंगे ये देखो। सबसे पहले तो क्या देख लो तुम, एक क्या बनवा रहे हैं यहाँ पे सारणी, ठीक है। इनके हम तरंगदैर्ध्य और आवर्ती की तुलना करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने लिख लिया भैया क्या, गामा किरणें, गामा किरणें। फिर लिख ली एक्स किरणें, फिर लिख ली हमने पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। फिर हमने क्या लिख ली, दृश्य प्रकाश, क्या लिख लिया, दृश्य प्रकाश। फिर लिख ली अवरक्त तरंगे, फिर क्या लिख लिया, अवरक्त तरंगे। और फिर सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। और फिर लिख लिया हमने रेडियो तरंगे, क्या, रेडियो तरंगे। अभी जितनी भी है इनकी सबकी हम तुलना करेंगे। किस तरह से करेंगे देखो, गामा किरणों से स्टार्ट कर दो। इधर जितना भी जा रहा है ना, ये तो क्या है, तरंगदैर्ध्य, क्या है ये, तरंगदैर्ध्य में वृद्धि। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो जैसे जैसे इधर से इस तरफ जाएंगे तो जो तरंगदैर्ध्य है ना उसमें तो वृद्धि होती जाएगी, और जैसे जैसे इस तरफ से इस तरफ जाएंगे जो तो आवर्ती है, क्या है, आवर्ती है, उसमें क्या होगी, कमी होगी। यानी समझो जो हमने ये सारणी बनाई है उस हिसाब से हम क्या समझ सकते हैं कि जो गामा किरणें हैं उनकी तरंगदैर्ध्य तो सबसे कम है, जबकि इनकी आवृत्ति सबसे अधिक है। कैसे, सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, 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 फिर सबसे ज्यादा, क्या, तरंगदैर्ध्य। यानी क्वेश्चन में इधर से पुट अप हो सकता है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य किस किरण की है, गामा किरण की है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किस किरण की है, रेडियो तरंगे की है, ठीक है। सबसे कम आवृत्ति किसकी है, रेडियो तरंगों की है। और सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है, गामा किरणों की है। ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपके पास, ठीक है। और इसके अंदर इतना ही है, आगे देखते हैं। हाँ तो अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाशिकी होती है, क्या होती है, प्रकाशिकी, ये कितने प्रकार की होती है, इसकी शाखाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, ठीक है। प्रकाशिकी की दो शाखाएं हैं, एक तो है किरण प्रकाशिकी और एक है तरंग प्रकाशिकी। बनाना है चार्ट, किरण प्रकाशिकी, ये क्या है, तरंग प्रकाशिकी। अब समझना है इन दोनों को कि किरण प्रकाशिकी तो क्या है, तरंग प्रकाशिकी क्या है। जो किरण प्रकाशिकी है उसमें अध्ययन किया जाता है प्रकाश के अपवर्तन का और परावर्तन का, ठीक है। किरण प्रकाशिकी में हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, ये दोनों ही मेन है बस किरण प्रकाशिकी के अंदर। ये समझ में आ गया, पूरा चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है। और जो तरंग प्रकाशिकी है ये 10th चैप्टर अपना 9th के जस्ट बाद में यही चालू करेंगे। इसमें हम अध्ययन करेंगे व्यतिकरण और विवर्तन का। इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे, प्रकाश के व्यतिकरण का और विवर्तन का। तो ये समझ में आ गया कि दोनों टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो, जो किरण प्रकाशिकी होती है उसमें प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो वस्तु की तरंगदैर्ध्य से
बहुत कम होती है। लेमडा प्रकाश जो है वो बहुत ही कम होता है लेमडा वस्तु से, यानी लेमडा का मतलब यहाँ पे तरंगदैर्ध्य है। तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य वस्तु की तरंगदैर्ध्य से बहुत कम होती है, जबकि यहाँ पर जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है वो वस्तु की तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आई। बस इसका एग्जांपल देख लो, दर्पण और लेंस, ये दो टॉपिक है बस पूरे चैप्टर में। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे दर्पण, दूसरी चीज पढ़ेंगे लेंस, और चैप्टर खत्म। बस इतना ही है। और इसका एग्जांपल क्या है, स्लिट। कांच की वो इतनी पट्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, स्लिट उसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की क्या पढ़ी हमने, दो शाखाएं पढ़ी, किरण प्रकाशी की पढ़ा, तरंग प्रकाशी की पढ़ा। किरण प्रकाशी की में किस किस चीज का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का और प्रकाश के परावर्तन का। और तरंग प्रकाशी में किसका अध्ययन करते हैं, व्यतिकरण का, विवर्तन का और ध्रुवण का। ठीक है, जो किरण प्रकाशी होता है उसमें तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य वस्तु की तरंगदैर्ध्य से कम होती है, जबकि जो तरंग प्रकाशी होता है उसमें प्रकाश की तरंगदैर्ध्य वस्तु की तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है। इसका एग्जांपल है दर्पण और लेंस, इसका एग्जांपल है स्लिट। अब अगला टॉपिक देखो। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के गुणधर्म, वो देखो। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के गुणधर्म। इसका जो पहला गुणधर्म है वो क्या है कि प्रकाश सदैव सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। किस दिशा में गमन करता है, सदैव सीधी और सरल रेखा में। कभी देखा है क्या कि प्रकाश ऐसा आया, है ना, ऐसा आया बिना किसी वस्तु से टकराए, ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया। देखा कभी, नहीं देखा। क्यों, कि प्रकाश आता है सीधा, ऐसा आता है सीधा। अब सीधा आके किसी ना किसी वस्तु पे टकराएगा तब वो मुड़ेगा, अगर वस्तु से नहीं टकराएगा तो ऐसा आएगा, सीधा चला जाएगा प्रकाश। ठीक है, घूमेगा नहीं कहीं पे भी। तो पहला तो गुणधर्म क्या होता है कि प्रकाश सदैव सीधी व सरल रेखा में गमन करता है। पहला गुणधर्म तो क्या हुआ कि प्रकाश सदैव सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। इसका दूसरा गुणधर्म क्या है, जिस पथ के अनुदिशित प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। अब कोई भी है जो तुमसे पूछ लेगा कि यार ये किरण क्या होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किरण बोर्ड में पूछा जा सकता है, आज तक आया नहीं है, बाकी आ भी सकता है कि किरण क्या होती है, प्रकाश की किरण क्या होती है। तो क्या जवाब है तुम्हारे पास कि क्या होती है प्रकाश की किरण, डेरिवेशन तो दे दोगे तुम सब जवाब, वो तो रटी हुई है, सभी स्कूल वाले रटा देते हैं। प्रकाश की किरण कैसे कहती है ये बताओ। तो प्रकाश जिस पथ के अनुदिश गमन करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे ये प्रकाश है, ठीक है, ये प्रकाश स्रोत है, इधर से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश के पथ के अनुदिश गति कर रहा है इस पथ के अनुदिश, ये गया प्रकाश, जैसे ये गया प्रकाश, तो ये जो जा रहा है ना ऐसे, ये है प्रकाश की किरण। क्या है, प्रकाश की किरण। फिर इसकी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो तीसरा गुणधर्म क्या होता है इसका कि दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें मिलकर प्रकाश पुंज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, प्रकाश पुंज का निर्माण
करती हैं। प्रकाश पुंज क्या होता है वो देखो, दो या फिर दो से अधिक किरणें, ठीक है, तो बना लो दो या फिर दो से अधिक किरणें, ये बना ली, लो बना ली, कितनी किरणें हो गई, 4 किरणें हो गई, दो से अधिक कितनी भी ले लो, 5 ले लो चाहे। तो ये जो किरणें है ना, इनका जो ये समूह है क्या है, इनका जो ये समूह है इसे ही क्या कहते हैं हम, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये सारी किरणें से समांतर ही है या फिर सीधी हो, किरणें ऐसे भी तो हो सकती है, ये भी दो या दो से अधिक किरणें ही है, तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन, प्रकाश पुंज, इसको भी क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज, ठीक है। तो ये आपके प्रकाश के गुणधर्म कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन, ये टॉपिक जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड 2026। आ सकता है आपकी बारी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इसको ध्यान से समझना। प्रकाश के परावर्तन को क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, दोबारा सुनो, लिखना नहीं है अभी, प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे, ये क्या है, कोई कांच का टुकड़ा रखा है, कुछ भी रखा है, कोई सतह रखी है, कोई पृष्ठ रखी है, अब ये आ रही है प्रकाश की किरण तुम्हारी, ठीक है, ये आई और इस पॉइंट से टकराई, टकराई और टकरा करके और इधर से ऐसे घूम गई, तो प्रकाश की किरण का, ये प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तक पृष्ठ हो गई और उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना। अब इसमें जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को वो सुनो, मैंने क्या बताया कि ये भैया कोई है पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, ये प्रकाश की किरण आई, परावर्तक पृष्ठ से टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो अब कई जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कई स्टूडेंट क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि यार ये उसी माध्यम में कहां से लौट गई वापस, ये समझ में नहीं आया। मैंने कहा ना कि प्रकाश की किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, ये उसी माध्यम में कहां पे गई, ये तो इस माध्यम से आई थी, इस माध्यम में गई है। तो सुनो ध्यान से, ये अलग माध्यम है और इसके नीचे का अलग माध्यम है। माध्यम दो प्रकार से इस चैप्टर में, एक तो विरल माध्यम पढ़ेंगे, एक सघन माध्यम पढ़ेंगे। अब मान लो ये तो हो गया तुम्हारे जैसे विरल, विरल यानी ये तो आई थी कैसे, हवा में से आई थी, ठीक है, और इधर पानी की पृष्ठ से टकराई या फिर इधर कोई पानी के पृष्ठ पे रखी है कोई वस्तु, उससे टकराई और ये लौट गई, तो वापस किस में लौटेगी, हवा में तो लौटेगी कि सीधी चल जाएगी, तो ये दोबारा से विरल में आ गई। ये विरल हो गया, नीचे क्या हो गया, सघन। तो दो माध्यम हो गए ना, विरल और सघन, तो दूसरे में तो गई नहीं, पहले में की ये, तो प्रकाश की किरण का परावर्तक से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखो अब इससे टकराई तो यहाँ पे क्या बना देंगे हम, एक अभिलंब, ठीक है। अब देखो ये तो, इसको तो क्या बोलते हैं, अभिलंब, इसको तो बोलते हैं अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण, इसको क्या बोलते हैं हम, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, ये हो गया बस। इसमें एक और चीज है, अब देखो ये तो हमने पूरा बना दिया, लेकिन अब ये एंगल भी तो बन रहे हैं ना कुछ, तो इसको तो क्या बोलते हैं, कोण आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कोण आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
अब ये हो गया आपके प्रकाश के परावर्तन का एक पूरा लेबल्ड डायग्राम यानी नामांकित चित्र। अब बोल दे क्या भी नामांकित चित्र की सहायता से पूरा समझाइए, तो आप ये समझा सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे आती है, ऐसे जाती है, अभिलंब होता है, कोणाई होता है, कोणार होता है। अब ये जो प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है ये टॉपिक अभी तो हो गया नहीं पूरा, अब इसमें और भी चीजें वो देखो। प्रकाश के परावर्तन के नियम, हम दो नियम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के, जो दोनों अब देखो इसके अंदर। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम तो क्या है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि प्रकाश के परावर्तन में कोण I एवं कोण R दोनों बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन में कोण I व कोण R दोनों बराबर होते हैं। जैसे कि अगर कोण I जो है वो 60 डिग्री है तो कोण R कितना होगा बताओ, तो कोण R भी कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि कोण I कितना है 60 डिग्री है, सिंपल सी चीज है। लेकिन अब इसी चीज में तुम्हारे को घुमा कैसे देगा वो पता है, ये उस जगह पे कोण I और कोण R नहीं देगा, फिर क्या देगा, देखो क्या देगा। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में मान लो दे दिया और ये ऐसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बना कोण, क्या पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण खालिस्तान के बराबर होता है। अब बताओ क्या होता है। अब इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो बताया नहीं था आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण। अब तो मैंने अभी क्या बताया था कि ये होता है परावर्तक प्रस्तुति, ऐसे आता है ऐसे जाता है, ये विलंब होता है, ये बताया था। इसको क्या बोला था मैंने, आपतित किरण बोला था। इसको क्या बोला था, अभिलंब बोला था। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण कितना है, I तो है, और I किसके बराबर होता है, R के, तो इधर कितना कोण आएगा, कोण R। सिंपल सी चीज है, ये तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा यहाँ पे दे करके, और ए ऑप्शन डाल देगा कोण R, बी ऑप्शन डाल देगा परावर्तन, सी ऑप्शन कुछ और, डी ऑप्शन कुछ और, तो कौन सा करेक्ट आएगा, कोण R। ठीक है, ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछेगा भाई, कुछ नहीं है, टॉपिक क्लियर करो, रटना नहीं है, बस टोटल बात ये है। ठीक है, रूल नंबर सेकंड देखो, इसका सेकंड रूल क्या है, दो रूल बताए थे ना, एक तो हो गया, दूसरा रूल क्या है वो देखो। प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण, या फिर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, प्रकाश के परावर्तन में लिख लो, प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी लिखो लैंग्वेज, बता तो दी ना, ये क्या हो रहा है भैया यहाँ पे, ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ये कोण I है, ये कोण R है। ठीक है, इसके अंदर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों किस में स्थित है, ये जो तल है ना, ये एक ही तल में तो है। इसका रूल होता है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह आपके प्रकाश के परावर्तन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हाँ, तो अब आप पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण।
क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। वो देखो, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण ये किस तरीके से होगा? देखो, ये हमने लिया एक समतल दर्पण, ठीक है, इससे हमें प्रतिबिंब बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे प्रतिबिंब? समतल दर्पण जो अपन घर में घरेलू शीशा यूज में लेते हैं ना, कांच में अपनी शक्ल देखने के लिए, उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। जैसे कि देखो, इस समांतर प्रकाश की किरण आई, ठीक है, आकर के, और ये तो ऐसा ही तो दोबारा पीछे मुड़ जाएगी। समझ आ रही है? प्रकाश की किरण सीधी आई, परावर्तक पृष्ठ से टकराई और मुड़ गई। क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन में हमने पढ़ा था कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, यानी अगर ये सीधी आएगी ना तो पीछे मुड़ जाएगी सीधी, ठीक है। अब ये ऐसा ही, तो अब बताओ किधर जानी चाहिए? ये अभिलंबवत आपतित नहीं हुई है, अभिलंबवत यानी बीच में, फिक्स मिड पॉइंट पर। इधर आई तो प्रकाश का परावर्तन होगा, परावर्तन होकर के किरण इधर चली गई, फिर किरण इधर आई, प्रकाश का परावर्तन हुआ, किरण इधर चली गई। अब इसके अंदर तो प्रतिबिंब की इधर बन ही रहा, तुम कहोगे कि इसमें तो प्रतिबिंब इधर बन ही नहीं रहा, फिर अब हम क्या करेंगे? जो ये किरण है इसको काल्पनिक रूप से, किस रूप से? काल्पनिक रूप से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। ये किरण है, इसे भी हम काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाएंगे, ये किरण है, इसे भी हम काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाएंगे। तो ये तीनों किरणों का जो मिड पॉइंट होगा, मिलने का बिंदु होगा, उस पर बनेगी हमारी इमेज। क्या बनेगी? इमेज, यानी प्रतिबिंब, ठीक है। इस तरीके से होगा समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ये हो गया। अब ये पूरा डायग्राम नहीं हुआ है, देखो, ये तुम्हारा कोई बिंब है, बिंब अनंत पे स्थित है। किधर स्थित है बिंब? अभी अनंत पर स्थित है, दिख रहा है क्या कोई यहाँ पर बिंब? अगर ये ऐसे होता तो ये बिंब है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही है, लेकिन कोई है ही नहीं ऐसा, तो पॉइंट ही यहाँ पर, तो ये अनंत से आ रही है, तो इसके क्या मान लेंगे? u। ये तो बीच का एक दर्पण है ना, दर्पण से बिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? u, और इस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? v। तो प्रतिबिंब की दूरी v, दर्पण से बिंब की दूरी u, इसके अंदर u बराबर होता है v। जितनी दूरी पर u होगा उतनी ही दूरी पर v होगा, ठीक है। एक दूसरी और चीज देखो, एक मिनट यार, एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, ये गलत बना दिया अपन ने, क्योंकि अभिलंबवत तो फिर ये भी आपतित हो ही नहीं है ना, यहाँ पे ये भी सीधी आनी चाहिए, मिड पॉइंट पे जरूर थोड़ी है, ऐसा आएगा यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई, इसमें भी ये ऐसे नहीं आएगा, बस ये गलती हुई, ये ऐसे आएगा। अब सही है डायग्राम, और ये इधर क्या बन जाएगा? ये अभिलंब बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सही लगा? अब अभिलंब बढ़ गया, ये एक गलती हो गई थोड़ी सी। अब देखो, ये जो बीच वाली किरण है ना, जो अभिलंबवत आपतित हुई है, ठीक है, ये जो ऊपर की है इसको क्या बोलेंगे? इससे दूरी h, और बिंब ऊंचाई इसको क्या बोलेंगे हम? बिंब ऊंचाई, इसको क्या बोलेंगे? h प्राइम, यानी प्रतिबिंब ऊंचाई। h बराबर होगा h प्राइम, यानी बिंब की जो ऊंचाई होगी उतनी ही ऊंचाई प्रतिबिंब की होगी, ठीक है। बस यही है इसके अंदर, एक पॉइंट ही है। बाकी अब इसका एक और पॉइंट है, पार्श्विक परिवर्तन। क्या है? पार्श्विक परिवर्तन। ये देखो क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लेना, आया नहीं है आज तक, लेकिन ये कंफ्यूज जरूर कर सकता है। फिर एक तो होता है पार्श्विक विस्थापन, और एक ही है पार्श्विक परिवर्तन। पार्श्विक विस्थापन तो एग्जाम में बहुत बार पूछा है। अब मान लो बच्चे क्या करते हैं, पार्श्विक विस्थापन पूरा रट लेते हैं, और उसकी जगह पे दे दिया तुम्हारे पार्श्विक परिवर्तन, तो तुम किसकी डेफिनेशन लिखाओगे? पार्श्विक विस्थापन की डेफिनेशन लिखाओगे, और वो तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? अगले ने पूछा तो भैया पार्श्विक परिवर्तन था, पार्श्विक परिवर्तन पूछा था उसने, तो क्या होता है पार्श्विक परिवर्तन?
हम कांच के सामने खड़े होते हैं तो हमें दायां भाग तो बायां भाग दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। कैसे? ये एक समतल दर्पण है, ठीक है। इसमें हमने इधर पी लिखा तो इधर क्या दिखाई देगा? उल्टा पी, ठीक है। इधर बी लिखा तो इधर क्या दिखाई देगा? उल्टा बी। ये होता है ना, इसी को बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, बाकी चैप्टर कल की क्लास में देखेंगे हम।